हिंदी चैप्टर 8 सुधा मूर्ति, जिसके अंदर हमने देखा कि सुधा मूर्ति जो है वो भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर कंप्यूटर विज्ञान की एक छात्रा है, जिन्होंने एक दिन नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस देखी। वो नोटिस जो थी वो टेल्को कंपनी की ओर से थी, यानी कि टाटा की ओर से थी, कि वो एक इंजीनियर के लिए एडवर्टाइजमेंट थी। तो उनकी अंतिम पंक्ति में क्या लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, यानी कि महिला जो है, स्त्री जो है, वो एप्लीकेशन नहीं दे सकती। ये वो सुधा मूर्ति पढ़ती है और उनके मन में विचार आता है कि आज के ज़माने में भी स्त्री और पुरुष के बीच इतना भेदभाव, और वो ठान लेती है कि मुझे चुप बैठना नहीं है, और वो इस भेदभाव को मिटाने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ तक हमने देखा था। आज देखते हैं आगे। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा कि उन्होंने पोस्टकार्ड के माध्यम से JRD टाटा को लिखा था कि आपकी कंपनी इतने बड़े बड़े उद्योग चलाती है, बराबर, तो ऐसा भेदभाव क्यों, वो कैसे ऐसा स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव कर सकती है। तो 10 ही दिन में कंपनी ने, यानी कि टेल्को कंपनी ने उन्हें पत्र भेजा कि कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। कि उन्हें क्या मैसेज दिया गया कि कंपनी के खर्चे के ऊपर पूना शहर के अंदर साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो, यानी हाजिर हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ कि उस लड़की का इंटरव्यू शुरू हो गया। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए कि उस लड़की को काफ़ी टेक्निकल प्रश्न पूछे गए, जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, क्यों लिखा था? कि एक बुजुर्ग आदमी ने क्या कहा कि तुम जानती हो कि हमने क्या नोटिस में क्या लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। वो हमने क्यों लिखा था तुम्हें पता है? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री के मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। कि उसने क्या कारण बताया उस बुजुर्ग आदमी ने उस लड़की को कि हमारा ऐसा लिखने का कारण क्या था कि इस कंपनी की मेन कार्य का जो एरिया है उस जगह पर स्त्रियों की कभी भी नियुक्ति नहीं होती, यानी कि सिलेक्शन नहीं होता। तुम्हारी जैसी मेधावी यानी तेजस्वी बुद्धिशाली लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में, अनुसंधान यानी कि जांच पड़ताल, खोज, नई जो खोज करती हैं ऐसी शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। उस बुजुर्ग ने उन्हें क्या सलाह दी कि तुम्हें हमारी कंपनी में तुम्हारी नियुक्ति नहीं हो सकती, या किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारी जैसी तेजस्वी लड़की को तो किसी अनुसंधानशाला के अंदर जाकर कार्य करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। उस लड़की ने कहा कि हाँ, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। क्या कहा उन्होंने? नहीं तो कभी भी कोई भी लेडीज, कोई भी महिला आपकी कंपनी में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा, एकदम मजबूती से जवाब दिया। एक लंबे इंटरव्यू के बाद, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बाद, अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। कि देखो उस लड़की का कि कितना दृढ़ विश्वास था, कितनी मजबूती से उसने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने सही उत्तर भी दिए। इसलिए अंत में उस वृद्ध ने क्या कहा कि ठीक है कि हमारी कंपनी के अंदर महिलाओं का सिलेक्शन हम तुमसे ही करते हैं, और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। टेल्को यानी टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी सुधा कुलकर्णी। कि टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सुधा कुलकर्णी। कि सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत नारायण मूर्ति के साथ हुआ। कि सुधा कुलकर्णी का विवाह किसके साथ हुआ? कि उसी टेल्को कंपनी में काम करने वाले श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। कि 8 वर्ष तक
उन्होंने टेल्को कंपनी को अपने सेवा दी अपनी। और उसके बाद सन 1982 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, यानी इस्तीफा दे दिया, और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। टाटा कंपनी में इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ मिलकर इन्फोसिस कंपनी खोल डाली, और दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस कंपनी ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। दिन दूनी रात चौगुनी कहावत है, जिसका अर्थ है बहुत तेजी से प्रगति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है कि सन 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की वो चेयरपर्सन बनी, और इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक काम कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। सुधा मूर्ति ने स्त्री और पुरुष के भेदभाव तो मिटाया ही, उसके साथ उन्होंने सफलता प्राप्त करने के बाद बहुत सारे कार्य भी किए। तो कर्नाटक राज्य की जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें उन्होंने एक एक कंप्यूटर दिया और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे सफल भी किया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के रूप में समर्पित कर दिया कि सुधा मूर्ति ने अब अपने आप को समाज सुधार के रूप में समाज को समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सालय उपकरण उपलब्ध करवाए कि स्कूल के साथ साथ उन्होंने अस्पतालों में भी योग्य टेक्निकल जो सामग्री है वो भी उन्होंने दान में दी। कांची के कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमंडाई, बेंगलोर आदि में उन्होंने चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश से सूखा पीड़ित क्षेत्र में कार्य करवाए। राहत कार्य भी उन्होंने करवाए। सूखा पीड़ित जो क्षेत्र है उनमें भी उन्होंने राहत के कार्य करवाए। उनके अथक यानी बिना थके बिना रुके प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया। किसकी वजह से? वो सुधा मूर्ति की वजह से। और 3000 से अधिक पुस्तकालय भी खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले यानी कि ज़्यादा नंबर्स मार्क्स लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी यानी शिष्यवृत्ति भी दी, और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर भी वितरित किए यानी दिए। 13 पुस्तकों की लेखिका, पहले ही बताया कि सुधा मूर्ति एक टीचर भी है, इंजीनियर भी थी और लेखिका भी है कि 13 पुस्तकों की लेखिका। उन्होंने 13 पुस्तकें लिखी हैं। सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार भी दिए गए हैं। कौन कौन से पुरस्कार हैं? तो जिनमें से प्रमुख है, यहाँ पे उनको मेन जो मिला था अवार्ड उसकी बात की गई है। तो कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 वो उन्हें FM रेडियो के द्वारा मिला था। वुमेन ऑफ द ईयर 2002 का जो अवार्ड है वो FM रेडियो की ओर से उन्हें दिया गया था। उसके बाद राजलक्ष्मी पुरस्कार, ये सब उन्हें पुरस्कार मिले हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रशस्त करना यानी खोलना। कि सुधा मूर्ति ने अपनी इन उपलब्धियों से महिलाओं के लिए एक नया मार्ग ही खोल दिया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कि आज इंजीनियरिंग के महाविद्यालय जो हैं उनमें पढ़ने वाले छात्रों में से 50% यानी 50% संख्या जो है वो लड़कियों की है। कि आज लड़कियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रही है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। कि महिला और पुरुष दोनों समकक्ष हो गए हैं। आज कहा जाता था ना पहले कि ये काम महिला से नहीं हो सकता, ये तो लड़के ही कर सकते हैं, तो वो भेदभाव जो है वो धीरे धीरे मिट गए। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर
वे खुशी से फूली नहीं समाती। कि जिस मार्ग पर वो चली थी उस मार्ग पर नई पीढ़ी के लोग चलते हैं, उन्हें देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है लेकिन चलना जरूरी है। कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कहा है कि स्त्रियों के लिए मार्ग कठिन है, बराबर, लेकिन उस मार्ग पर चलना जरूरी है। कि स्त्री और पुरुष के बीच कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वो एक स्त्री भी कर सकती है। और ये सुधा मूर्ति ने साबित कर दिखाया कि वो अगर आगे नहीं आती तो आज टाटा कंपनी के अंदर कोई भी लेडीज जो है वो काम नहीं कर सकती। थैंक यू।